हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, जो आपका सब्जेक्ट है अपनी बुक में से। तो दोस्तों, ये जो बुक है इसमें कुछ ज़्यादा वैसे आपको ये है कि अगर लेनी है, ये खास बुक आपके लिए बनाई गई है, पेपर के लिए बनाई गई है, पेपर से पहले रिवीजन करने के लिए बनाई गई है, एग्जाम से पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस रिगार्डिंग बनाई गई है। लेकिन बुक की कुछ कॉस्ट लगती है, तो इसलिए जो ई बुक है उसमें आपको थोड़ी सी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। 99 रुपीज़ में आपको ई बुक मिल जाएगी और डिलीवर भी हो जाएगी घर पे। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट है प्रिंटिंग के अलावा, ठीक है। लेकिन ई बुक आपको कल एग्ज़ाम से पहले अगर लेनी हो तो आप ले सकते हैं। इसका जो कॉन्टैक्ट आपने करना है बुक का, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से कर सकते हैं। आपको वहाँ से आसानी से पेमेंट के बाद बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको वो आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको अवेलेबल इस वीडियो बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, इस वीडियो के। बात ये है कि अब इस बुक की खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सारे चैप्टर्स कवर होंगे, लेकिन स्पेशली आपके लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व भी किया गया है। बीच में थोड़े से क्वेश्चंस आपको लास्ट में वो मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, कुछ प्रैक्टिस पेपर मैंने अपने इंपॉर्टेंट चांसेस में से लिख दिए हैं, जिसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रिव्यूज़ आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, तो होपफुली आपको इसमें भी मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। थोड़ी सी जो वीडियो है वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन कॉपरेट और आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप आता है, क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सिंपल सा आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जो रिस्क को बेयर करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये जो शिप वर्ड लगा है ना, ये एक वेंचर की तरह होता है, यानी एक प्रोसेस होती है, या एक कह लो एक बिजनेस की तरह होता है। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने बिजनेस वेंचर को जब डेवलप करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन डेवलप करना ही क्या इसका मतलब होता है? नहीं, उस डेवलपिंग के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाना। लेकिन प्रॉफिट हमारा सेकेंडरी मोटिव है, सबसे पहला मोटिव इसमें निकलता है रिस्क को बियर करना। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का जब कंसेप्ट आता है तो बात यहाँ पे आ जाती है कि कोई बिजनेस वेंचर अगर अपने बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट करना चाहता है तो उसको अपने बिजनेस को डेवलप इस तरीके से करना है कि रिस्क को बियर किया जाए और ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाए। तो ये मीनिंग है आपका। बाकी इसमें आपको डिटेल में कंसेप्ट्स आपके डिटेल में अगर आपने पढ़ने हैं तो बुक से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने मीनिंग अच्छे से आपको बता दिया। कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखी हैं। क्रियोसिटी, सिंपल सी बात है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस खोलना चाहते हो तो क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यानी आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा हर उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे ये चाहिए। अ- अपने आप को क्यूरियोस्ड बनाना होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंज होता है, तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, उसकी अडेप्टेबिलिटी ज़रूरी है, तभी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वो माना जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में डिसीजिवनेस बहुत ज़रूरी है, यानी डिसीजन टाइम टू टाइम चाहिए। उसके अलावा आपका एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस खत्म है। चलिए, टीम बिल्डिंग, विदाउट टीम बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब तक आप टीम बिल्ड नहीं करोगे तब तक आपका एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है ना, जो उसमें बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं वो कवर नहीं हो पाएंगी। तो उसको अगर कवर करना है, यानी रिस्क को शेयर करना है, बियर करना है, तो टीम बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी ज़रूरी पॉइंट है। रिस्क टॉलरेंस, तो मैंने सबसे पहले पॉइंट कहा है कि जब तक आप अपने बिजनेस में रिस्क को टॉलरेट करना नहीं सीख जाते तब तक वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट अपने अंदर नहीं लेकर आ सकता। उसके अलावा इनोवेशन, आप इसका अलग से एक चैप्टर पढ़ोगे कि एक नई स्किल होती है जिसमें कह लो अलग अलग आइडियाज जनरेट करते रहना है, अपने प्रोडक्ट को नए तरीके से शो करते रहना है, बनाते रहना है, ताकि अपनी कस्टमर्स की डिमांड को मीट किया जाए टाइम टू टाइम, ठीक है। वो स्किल एक थ्योरी ऑफ इनोवेशन है, उसके साथ डील करती है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए रुक जाइए। ओपन माइंडेड, जो एंटरप्रेन्योर है यानी एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, वो क्या होना चाहिए? ओपन माइंडेड, मतलब हर चीज़ के लिए खुला होना चाहिए कि आने दो, ये भी लर्निंग करनी है, वो भी नॉलेज लेनी है, ताकि आपको आज के टाइम की नॉलेज हो सके और अपने बिजनेस वेंचर को आप इस तरीके से ग्रो कर सको ताकि हर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। अच्छा जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है। मेरी बुक में आपको एक खासियत ये मिलेगी कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि एंटरप्रेन्योर आपकी बुक में एक अलग से चैप्टर है कि हु इज़ एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट आर दीज क्वालिटीज़। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिकली एक नोट लिखा है कि देयर इज़ नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज
आपने जो करैक्टरिस्टिक्स पकड़े हैं वही करैक्टरिस्टिक्स आपके एंटरप्रेन्योर में होंगे तो वो एक गुड एंटरप्रेन्योर माना जाएगा, उसकी क्वालिटीज़ मानी जाएँगी। तो अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो सिंपल सी याद रखो कि एक अच्छे पर्सन के जो गुण हैं, वो इसमें आप लिख लिख सकते हो, जैसे मोटिवेशन है, जैसे कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है, जैसे कि कॉन्फिडेंट है, जैसे कि फोकस ऑन गोल है। ये सारे एक आम आप समझ सकते हो क्वालिटीज़ हैं। तो वही क्वालिटीज़ आपके एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, सिवाय सिर्फ एक मेन क्वालिटी जो मेन है वो क्या है, रिस्क। वो पहले नंबर पे होनी चाहिए। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें फिर भी आ जाएँगी बीच में, वो एंटरप्रेन्योर की मेन क्वालिटीज़ के अंदर डील कर लेंगी। लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को कर लेते हो, तो आप उसी लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ भी कर रहे हो। याद रखिए ये कांसेप्ट बिल्कुल सेम है। अदरवाइज़ अब आपके पास अगला जो कांसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ थ्योरीज़ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। मैं ये टॉपिक थोड़ी देर बाद कवर करूँगा बिकॉज़ ये टॉपिक थोड़ा-सा लेंथी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लेंथी में यहीं अटक जाओ। तो उससे पहले आप अदर थिंग्स में आ जाओ, ये टॉपिक हम आखिर में करेंगे, तो रुक जाइए। तो मैं इस चीज़ को स्किप करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये थ्योरीज़ का टॉपिक बहुत बड़ा भी है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे भी। तो चलिए इससे आगे लेकर जा रहा हूँ मैं। तो इससे अगला जो आपका चैप्टर आने वाला है वो मेरे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये लीजिए, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। तो आपको स्पेशली क्या मिलने वाला है इसके अंदर, ये भी क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला ज़्यादा। क्यों सर? क्योंकि ये भी वही चीज़ें हैं जो क्वालिटीज़ के साथ डील कर रही हैं। अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए? अब मेरी बात छोड़ो, आप खुद सोचो इस चीज़ को, एक एक बार खुद क्वेश्चन लेकर आओ। मैंने यहाँ पे पूछा भी है आपसे क्वेश्चन बुक में कि ज़रा सोचो एक अच्छा माइंडसेट क्या होगा? सोचो, सोचो, सोचो। अच्छा भई आंसर तो वही निकलेगा ना, सो सिंपल, उसकी वही क्वालिटी जो उसको सक्सेसफुल बना दे। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि भाई मैंने रिस्क को अच्छे से एक्सेप्ट करना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने वो अपॉर्चुनिटी भी गेन करनी है, मैंने प्रॉफिट्स हाई करके दिखाने हैं, मैंने डिसीजन टाइमली लेने हैं, मैंने टीम को बिल्ड करना है। मेरी कोई बात अलग तो नहीं थी ना, यही पॉइंट्स आते हैं बीच में। लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ डील करी है। उससे पहले आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या होता है वो मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना कि अ सेट ऑफ स्किल्स दैट इनेबल पीपल टू आइडेंटिफाई एंड मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वही बात हुई कि नहीं हुई, बताओ मुझे। वही बात हुई ना, सेट ऑफ स्किल्स। उसकी जो जो स्किल्स हैं उनके साथ भरा हुआ माइंडसेट क्या माना जाता है? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। फिर भी कुछ बातें हैं जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे कि डिटर्मिनेशन। नहीं पढ़नी है डिटेल, एक बार ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें पढ़ लेना। दैट इज़ फेलियर को आने से पहले ही तैयार रहने वाला डिटर्मिनेशन, मतलब आइडिया रखता है वो पर्सन। मतलब माइंडसेट कैसा होना चाहिए? डिटरमाइन होना चाहिए कि भाई फेलियर आने वाला है, तैयार हो जाओ। फोकस, फोकस रखिए साथ में कि गोल कभी दूर ना जाए, हमेशा आपके पास रहे कि इस गोल को अचीव करना है, मतलब अपने रास्ते से कभी दूर नहीं जाना, गोल भी ध्यान में रखना है। ड्राइव, चाह होनी चाहिए। भाई ड्राइव करते रहना है अपने माइंडसेट को, आइडियाज़ के साथ बनाते रहना है कि मेरा ये आइडिया, मेरा वो आइडिया है। आइडियाज़ अपने माइंड में तैयार रखने हैं, ठीक है? डिसिसिवनेस, ये मैंने पॉइंट ऊपर भी कवर करा है। यानी अपने माइंड को डिसीजन मेकिंग के साथ डील करवाना है अच्छे से, कि मेरी आदत हो जाए ऐसी कि मैंने डिसीजन लेते रहना है और टाइमली डिसीजन लेना है और क्विकली डिसीजन लेना है हर चीज़ में। क्लियर? इंडिपेंडेंस, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहूँगा। मैं जितना इंडिपेंडेंट करूँगा उतना बेटर है। मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का ये सेट होना चाहिए, मतलब माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट बनाऊँ, मेरी डिसीजन पावर मेरे पास हो, किसी और के पास ना हो। अगर मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए अपने आप को कैपेबल मान के खुद डिसीजन लूँ, खुद इंडिपेंडेंट बनूँ, ना कि ये देखूँ कि मैंने किसी के भरोसे काम करना है। नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद ऑथेंटिसिटी, अपने आप एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, खास इन्फॉर्मेशन जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो भी कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। थ्रस्ट फॉर नॉलेज, हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर रखना है अपने आप में कि आप अगर कुछ बता रहे हैं, मतलब मेरे सामने वाला मुझे कुछ बता रहा है, अगर वो अच्छी बात है तो लर्न कर लीजिए, नॉलेज ले लीजिए। वो माइंडसेट अगर है आपके पास तो वो आप क्या कहलाए जाओगे? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के नाम से कहलाए जाओ, कि आपका जो माइंडसेट है वो कैसा है? एंटरप्रेन्योर जैसा। ये याद रखना है, ठीक है? अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ है तो आप उसके माइंडसेट की तरह डील कर रहे हो, किसके? एंटरप्रेन्योर के। चलिए, सर एक मैसेज है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर आप सबको बताना है। क्या है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आपको दिखा होगा, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आ सकता है, तो उसके लिए मैसेज बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है कि माइंडसेट ऑफ अ एंटरप्रेन्योर डिपेंड ऑन मैनी क्वालिटीज। सर सर सर, ये तो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ाया।
डू यू एग्री? तो यस सर, हम ये एग्री हैं और हमारे रीजंस हमारे ऊपर हमने अभी पढ़े हैं। अगर इनमें से कुछ एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा लिखने पड़े तो वो उसकी क्वालिटीज़ में हमने डिटेल में पढ़ भी लिया था। क्रिएटिविटी, फोकस ऑन गोल, मोटिवेशन स्किल्स, लीडरशिप ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें उसके पास होंगी तो वो एक अच्छा माइंडसेट कहलाया जाएगा। क्लियर? चलिए सर, उसके बाद हमारा टॉपिक कवर होता है इनोवेशन का। इनोवेशन, व्हाट इज दिस सर? इनोवेशन, इनोवेशन में क्या होता है? कुछ नया करना। कुछ नया मतलब नया वे, कुछ करने का नया वे, कुछ समथिंग टू डू न्यू। ठीक है, या फिर मेरे पास कोई चीज़ है उसको ही नए तरीके से तैयार कर देना, क्या होता है इनोवेशन? चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो आइडियाज़ की हो, चाहे वो प्रोसेस की हो, किसी भी चीज़ की एक नई चीज़ रखना, मतलब नया बनाना उस चीज़ को, वो क्या बन जाता है? इनोवेशन। सर इनोवेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है सर? इनोवेशन इज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस फेलियर प्लस एक्सेप्टेंस। अगर आपके पास, क्या अकेली क्रिएटिविटी इनोवेशन है? नहीं सर। क्या अकेला फेलियर इनोवेशन है? नहीं सर। क्या अकेली एक्सेप्टेंस इनोवेशन है? नहीं सर। तीनों का सम अप क्या कहलाता है? इनोवेशन कहलाता है, याद रखिएगा। क्लियर? सर इनोवेशन के टाइप्स क्या होते हैं? इनोवेशन के टाइप्स क्या होते हैं? तो जिन्होंने याद करना है ना, लूडो खेलना ना। लूडो क्या होती है भाई? लूडो तो पता ही है सबको, डाइस होती है उसके अंदर। उस डाइस से कुछ वर्ड याद आते हैं भाई, उस डाइस को याद कर लीजिए। डी फॉर, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि टाइप्स क्या है। डी फॉर डुप्लीकेशन, आई फॉर इन्वेंशन, एस फॉर आपका सिंथेसिस एंड ई फॉर एक्सपेंशन। ये सारी डाइस आपने टाइप्स ऑफ इनोवेशन में कर लेनी है, आपको याद हो जाएगा। अब सर इनका मीनिंग बताइए। सर जब डाई, डी फॉर डी, डी मतलब क्या था हमारा? डुप्लीकेशन। सर डुप्लीकेशन नाम से जब हम बात करते हैं तो ये देख सकते हो आप, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नए प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा टचेस दे के बनाना। मेरी बात सुन लेना, एक चेयर है, चेयर मेरे पास पड़ी है, वही पुरानी चेयर है, उसको मैंने नए में सेम टू सेम भरा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा टचेस दे के हीरे मोती लगा दिए। क्या किया मैंने? डुप्लीकेशन करके एक नया इनोवेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मतलब बनाने का तरीका वही था कुछ, उसमें बस एक्स्ट्रा टचेस दे दिए। उसके बाद आई, आई इन्वेंशन। इन्वेंशन एक बिल्कुल नया कंसेप्ट तैयार कर देना जो पीछे मैंने कभी किया ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो मैंने कभी पीछे ट्राई ही नहीं किया, उसे हम इन्वेंशन कह देंगे। फिर आता है एस, एस फॉर सिंथेसिस। मतलब मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट पुराने लिए हुए हैं, मैंने उन्हें तीनों चारों को मिला के एक नया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो शायद कभी किसी ने देखा नहीं। वो क्या है? एक्स अपना सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू मेक अ वन न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज सिंथेसिस। और बाद में आ जाता है सर उसके बाद ई फॉर एक्सटेंशन। सर इसमें बहुत फ़र्क करने में मुश्किल होती है, क्योंकि इसका भी मतलब वही है कि पुराने प्रोडक्ट को लेकर कुछ नया अप्लाई करना। तो सर ये और डुप्लीकेशन में फ़र्क क्या हुआ? सर जब एक प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट में डील, मतलब मैंने चेयर ली, चेयर ही रख दी और उसमें हीरे मोती लगा दिए, मतलब सेम टू सेम डुप्लीकेशन करके मैंने वो काम किया, एक नई चीज़ बनाई, वो बन जाती है डुप्लीकेशन। लेकिन एक्सटेंशन का मतलब मेरी पुरानी चेयर है, मैंने उसे नया नहीं बनाया, मैंने उसी पुरानी चेयर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, कुछ डिज़ाइन करने शुरू कर दिया, मतलब मैंने नया काम नहीं शुरू किया, मैंने उसी चेयर को मॉडिफाई कर दिया है। मतलब वही एक चेयर है, वो दो नहीं हुई, दो हो गई तो वो डुप्लीकेशन है, एक ही रह गई, उसको एक के ऊपर मॉडिफिकेशन करना, वो बन जाता है एक्सटेंशन। क्लियर? सर उसके बाद इसकी कुछ नीड्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि उसकी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सर नीड क्या है? सर इनोवेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर प्रोडक्ट को हमने एक अच्छे से क्रिएटिविटी देनी होती है कई बार, सर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी होती हैं, इसलिए ज़रूरी पड़ जाती है इनोवेशन। सर कॉम्पिटिटर्स के लड़ने के साथ हमें बहुत ज़रूरी है इनोवेशन, नहीं तो कॉम्पिटिटर से हम लड़ नहीं सकते। उसके बाद सर गुडविल अच्छी बन जाएगी अगर हम इनोवेट कर रहे हो अपने आप को टाइम टू टाइम, तो लोगों को लगेगा कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। सर हमारा प्रोडक्ट एक अच्छे से रेंज में आ जाएगा कि सबको पता चल जाएगा कि ये कुछ नया प्रोडक्ट डील कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अगर हम इनोवेशन करेंगे हमें प्रॉफिट्स होता रहेंगे, प्रॉफिट होते रहेंगे तो हम अच्छे से सर ग्रोथ एंड सर्वाइव कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस हमारी बन जाएंगी। अगर हमने कुछ क्या करना है, इनोवेशंस करनी है, तो हम क्या करते हैं, किसी के साथ टीम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, किसी नए बिजनेस के साथ डीलिंग करके उनके आइडियाज़ को लेकर अपने बिजनेस में कुछ अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं कोलैबोरेशंस की। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे, डिमांड की फोरकास्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही नीड हमारी इनोवेशन की ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ-कहाँ से हम ले सकते हैं, कहाँ-कहाँ से हम इनोवेशन हमारी अंदर आ सकती है, तो उसके लिए सर हमें याद रखना है, वीआई की सिम देखी है किसी ने? भाई सबने इस्तेमाल भी करी होगी बीच-बीच में। तो वीआई हमने क्या रखना है, वी3आई।
सर वी नहीं याद रखना, V3I याद रखना है अगर आपने सोर्सेज ऑफ इनोवेशन को याद रखना है, क्योंकि सर V3I कहता है V फॉर विजन, और 3I हमें क्या कहते हैं सर, इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन और आइडिया। अगर आपके पास विजन है तो आप इनोवेशन कर लोगे, अगर आपके पास इमेजिनेशन वाला माइंडसेट है तो आप इनोवेशन के लिए बढ़ जाओगे, अगर आपके पास आइडियाज़ बार बार आते रहते हैं कुछ नए नए तो आप इनोवेशन कर रहे हो, अगर आप इंस्पायर हो रहे हो कहीं से तो आप कहीं ना कोई काम इनोवेशन का करोगे। मैं अगर फास्ट बोलूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचोगे ये क्या था सर। दिस इज़ ऑल्सो अ मैराथन टाइप, लेकिन आप अगर समझना चाहते हो तो बहुत आसान है भाई। इनोवेशन मतलब कहाँ से आप अपनी चीज़ को नया बना सकते हो। जब आपके पास विज़न है, जब इमेजिनेशन है, आइडिया है, इंस्पिरेशन है, और साथ में लिखा है सर AMC। ए फॉर एनालिसिस आप कर रहे हो, एम फॉर मोटिवेटेड हो, और सी फॉर कंटेम्पलेशन। सर कंटेम्पलेशन क्या होता है? कंटेम्पलेशन क्या होता है? जब आप किसी काम को लेकर सीरियस हो भाई, जब आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हो तब भी आप उस प्रोडक्ट के लिए कुछ डीलिंग कर रहे हो ना, कि हाँ कुछ नया करते हैं चलो यार, कुछ ज़्यादा सोचते हैं इसके लिए। टार्ज़न द वंडर कार याद कर लेना। उसमें क्या कर रहा है, वो सीरियस होकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो क्या है, दैट इज़ कंटेम्पलेशन, कि वो अपनी कार को इनोवेट कर रहा है, राइट। चलिए, फिर उसके बाद आता है सर इनोवेशन करते कैसे हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है सर, आइडिया लेकर आइए, उसे अप्लाई करिए, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करिए सेकंड नंबर पे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या करना है सर, उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है, कि अगर वो ठीक है प्रोजेक्ट तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट करिए। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये दूसरे स्टेप पर देखना है। सर जो प्रॉब्लम आई है उसे सोल्यूशन दे दीजिए थर्ड नंबर पे। सोल्यूशन देने के बाद उस आइडिया या उस प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर दीजिए, एडवर्टाइज कर दीजिए कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और फाइनली उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इनोवेशन टॉपिक इज क्लियर। कोई ज़्यादा टॉपिक इतना खास मतलब मुश्किल नहीं था जो आपको कवर ना हुआ हो। एक बार रिपीट कर सकते हो तो कर लेना, वैसे कोई इतना खास नहीं है। अब चलिए अगला हमारा टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जब आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हो तो वो प्रोग्राम्स जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ावा दे दें, उसको हम नाम दे देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो। या फिर वो प्रोग्राम जिनका मोटिव होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसमें हर तरीके से योगदान दिया जाए, वो क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम ईडीपी भी कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि लॉ के साथ डील करते रहना, मतलब जो लॉ लॉ है उनके बारे में जानना कि आज के लॉ में क्या क्या चल रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइज और बैकवर्ड एरिया जो है हमारी कंट्री या सोसाइटी के, उनको अच्छा करना, उनमें अच्छी स्किल्स को बढ़ना, ठीक है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर्स करना, नए नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना, जहाँ पे हमारी ज़रूरत है उनको मतलब कवर करना। ये सारी काम किसके हैं, ईडीपी के। अब सर ईडीपी में अगर बात करी जाए तो इसकी ज़रूरत क्या है? मैं एक कंसेप्ट ले आता हूँ, इंडियन इकोनॉमी सब सबने पढ़ा है। अरे भरा है भाई, हमने भी पढ़ा है। तो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी एडवांटेज थे, सिवाय एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरिया को छोड़ के, बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सर ग्रोथ हमारी स्टेबल होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जीडीपी स्टेबल रहती है। उसके अलावा सर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो बेटरली यूज़ किए जाते हैं, वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा सर कैपिटल एजुकेट बन जाती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इनकम एंड वेल्थ की। मैंने तो ऐसे ही बोल दिए सारे। तो सर वही चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं, अगर आप ध्यान से अब अंडरस्टैंड करिएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो ईडीपी है वो क्या कर रहा है, अगर वो बैकवर्ड एरिया में कोई प्रोग्राम सेटअप कर रहा है, उसका मतलब वो इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की कोशिश में है, जिससे क्या होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाली हैं, राइट। एजुकेट कैपिटल, सर इनके पास फाइनेंस इतना आ जाता है, यानी इसकी ज़रूरत, अगर हम कहें कि इसकी ज़रूरत या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है सर, इनके पास एजुकेट फाइनेंस होता है, यानी इनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनको मतलब जो इन्हें पैसा देते रहते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आईसीआई बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया। ये सारे सोर्सेज ना इन चीज़ों को जल्दी फाइनेंस देते हैं, ताकि ये हमारी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनको फाइनेंस एजुकेट मिलता रहता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर आप क्या कर रहे हो, ईडीपी के अंदर हो, तो इसकी ज़रूरत है कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर स्पेशल स्किल्स हैं। आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे और ऑटोमेटिकली आपकी वेस्टेजेस कम हो जाएंगी।
सर अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनकम को तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में कोई रोक नहीं सकता। आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी अगर आप ईडीपी के अंदर क्या कर रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को योगदान दे रहे हो, तो आपकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। Standard of living is also the part of Indian economy, and this is also the importance of EDP. Why? Because obviously अगर आप इतना काम सोसाइटी के लिए करोगे तो आप किसको योगदान दे रहे हो, किसको इम्प्रूव कर रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस आप बना रहे हो अपनी कंट्री को कि किसी के साथ डिपेंड ना रहिए, किसी दूसरी कंट्री पे आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कहे ना। ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे प्रोग्राम्स को सेटअप कर रहे हो जिसमें मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्लम एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि उनको कहीं पे गिरा दिया जाए, यानी बैकवर्ड एरिया सेक्शंस जो हैं उनको बढ़ाया जाए। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि उनको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, यानी उनके अंदर फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। ठीक है। और बाकी सोशल टेंशन्स को भी कम करना इनका एक छोटा सा काम होता है जो साथ में चलता रहता है। तो ऑब्वियसली आपके सारे इंपॉर्टेंस उन्हीं चीज़ से कवर हो गए जो मैंने क्या करानी थी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर डील करी थी चीज़ें। अब आते हैं इसकी स्टेजेस क्या होती हैं सर। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल। मैं समझाऊंगा आपको कि अगर आप सबसे पहले ईडीपी के अंदर आना चाहते हो तो उसकी 3 स्टेजेस हैं। ईडीपी में 3 तरह की स्टेजेस या फेसेस होते हैं। नंबर 1 प्री, नंबर 2 ट्रेनिंग स्टेज एंड नंबर 3 पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज। प्री ट्रेनिंग स्टेज में क्या होता है कि हम ट्रेनिंग में लेकर जाने वाले पर्सन यानी ट्रेनी को देखते हैं कि क्या वो ट्रेनिंग के लायक है। मतलब इन चीज़ों के सिलेक्शंस करते हैं कि जो भी हम एंटरप्रेन्योर चूज़ कर रहे हैं, क्या उनको ट्रेनिंग देना सिलेक्शन के लिए सही है? क्या उनको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करना ज़रूरी है, सही है? ये बताइए मुझे। और कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जो प्रोग्राम हम करना चाहते हैं। मतलब ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो-जो काम होंगे वो इसमें हम करते हैं। और जब हम ट्रेनिंग में पहुँच जाएँगे तो क्या करते हैं, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए। मतलब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस चलते होने चाहिए उस स्टेज में ताकि हम उनके आंसर्स ढूंढ सके। कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग कर रहा है या जिनको हम करवा रहे हैं वो क्या नॉलेज रख रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है रिसोर्सेज को, क्या उसमें वो सारी स्किल्स हैं जो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, क्या वो एक ऐसा ट्रेनी है जो एंटरप्रेन्योर को एज अ करियर चूज कर पाएगा, क्या उसमें उसके पास ऐसा एटीट्यूड है जो किसी प्रोजेक्ट को अगर करने के लिए कह दिया जाए तो वो पूरा कर पाएगा कि नहीं। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको ट्रेनिंग स्टेज पे मिल रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। ठीक है। वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डील कर सकता है। और इसके बाद फॉलो अप या फिर पोस्ट ट्रेनिंग स्टेज क्या होती है, जो भी आपने करा उसको चेक कर लो कि आपने जो भी ट्रेनिंग स्टेज पे उनसे करवाया उस ट्रेनिंग स्टेज और प्री ट्रेनिंग फेज को अच्छे से दोबारा से देखिए ताकि उस ट्रेनिंग को जब भी आपने क्या देना है, सिंपली देना है, योगदान देना है, तो ऑब्वियसली क्या है दैट इज़ उस चीज़ को आप देख सकते हो कि हाँ जो भी हमने देखा, जो भी हमने करवाया, यानी जो भी चीज़ें उसमें है क्या वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, यानी जो भी चीज़ें और क्वालिटीज़ चाहिए वो पूरी हैं कि नहीं, तभी आप उसको कह सकते हो कि वो एज अ एंटरप्रेन्योर बन गया। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। एडीपी को इम्प्लीमेंट करने में आज में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को ज़्यादा सुना नहीं है, इसके बेस पे ऊपर कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं हुई पड़ी, जिसके लिए हमें नेशनल लेवल पे इस पे कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। और उसकी पॉलिसी ना होने की वजह से इसे गवर्नमेंट रोल भी नहीं मिल पा रहा ज़्यादा, और ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नंबर 2, प्री ट्रेनिंग फेज में क्या प्रॉब्लम है सर, सिलेक्शन करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। कौन सा एंटरप्रेन्योर सही होगा ताकि ही हम उसे सही पर्सन को ही ट्रेनिंग दे दें, ताकि हमें ज़्यादा फोकस ना करना पड़े अगली स्टेजेस पे, राइट। उसके बाद सर हमें ट्रेनिंग्स पे ओवर एस्टिमेशन हो जाता है कि उसकी स्किल अच्छे है कि नहीं। मतलब ओवर एस्टिमेशन मीन्स हम ज़्यादा ही उसकी स्किल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ईडीपी प्रोग्राम कर तो रहे हैं लेकिन सिर्फ 4 to 6 वीक्स के बीच में, यानी 1 या 1.5 महीना। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट यार। किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हो तो एटलीस्ट 3 या 4 या 5, एटलीस्ट 6 मंथ मेरे ख्याल से होने चाहिए। तभी आप उसकी ड्यूरेशन को सही ड्यूरेशन कह के कह सकते हो कि ईडीपी सही है। ठीक है। उसके अलावा ईडीपी को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इतनी बेटर नहीं है कि उसे टाइमली इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहे। क्लासरूम्स मैनेज नहीं अच्छे से हो पा रहे, सुटेबल गैस स्पीकर्स नहीं हो पाते उनके पास। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो उनको मैटर मतलब जो उनके लिए ज़रूरी हैं और वो कर नहीं पा रहे, नॉन अवेलेबल है। मेथडोलॉजी इम्प्रॉपर नहीं है। और सिलेक्शन सिलेक्शन अच्छे से हम नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है।
मतलब हमारे पास उन्होंने कितने सारे मेथड खोल दिए कि इस बेस पे सिलेक्शन करनी है। अब हमें ये होता है कि भाई एक में वो अच्छा है, दूसरे में नहीं, तीसरे में अच्छा है, चौथे में नहीं, पाँचवें में फिर खराब। तो हम ये सोचने लग जाते हैं किस बेसिस पे उसे चुनें। तो ये भी चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? और इसके अलावा कॉम्पिटेंट फैकल्टी मतलब कोई टीचर्स हमें अच्छे नहीं मिलते ईडीपी के अंदर कि वो हमें बताएँ। मतलब आज के टाइम में एजुकेशन भी इतनी नहीं है कि जो हमें ईडीपी के बारे में ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से बता पाए कि इसमें क्या होता है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट बेशक हमने सोचा है कि ऊपर मिल जाता है, लेकिन इतना नहीं मिलता क्योंकि वो हमारी क्रेडिट रेटिंग या हमारी बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी केसेस में फाइनेंस नहीं भी मिलता टाइमली, ठीक है? अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा? तो मेरी बुक में आपको सॉल्यूशंस ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा तरीका बताया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उल्टा कर दीजिए, सॉल्यूशन निकल आएगा। कैसे सर? हमने एक आपको हिंट दे दिया, बाकी आपने खुद करना है कि भई पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी ले आइए। ड्यूरेशन अगर 4 से 6 वीक की है तो 6 महीने कर दीजिए। अगर आपके पास फैकल्टी अच्छे नहीं हैं तो फैकल्टी के लिए ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अच्छे फैकल्टी बना दीजिए। कॉम्पिटेंट ये चीज़ वही हो गया। उसके बाद प्रॉपर मेथोडोलॉजी ले आइए, अगर इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर कर दीजिए। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं हैं तो अवेलेबल कर दीजिए। और उसके बाद ड्यूरेशन की तो मैंने बात कर दी। तो वही तो चीज़ें हैं। दिमाग चलाया करो थोड़ा-सा, बार-बार पढ़ते रहते हो फिर होता नहीं है, कहते हो कि हुआ नहीं। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बस इतना ध्यान रखा करो कि कोई कंसेप्ट को समझना कैसे है और करना कैसे है, ठीक है? उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशियो इकोनॉमिक क्या होता है? सोशल और इकोनॉमिकल दोनों, राइट? तो उसमें क्या है सर, एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है जिसमें आप एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हो कि आज के अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हमें मिल रही हैं, हमारा विज़न क्या है, कौन कौन सी पॉलिसी हमें इफ़ेक्ट कर सकती है, ये सारी चीज़ें। इसके कुछ एडवांटेज ज़्यादा नहीं है तो इतना फोकस मत करिएगा। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें मेन क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स कौन से इफ़ेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात करी जाए तो उसमें बात आती है वेंचर कैपिटल की। सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि वेंचर कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है, मतलब अगर आप क्या करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को और जाना चाहते हो, तो आपको इकोनॉमिकली ये देखना पड़ेगा सबसे पहले इस फैक्टर की ओर कि आपके पास कितना एजुकेट कैपिटल है। अगर आपके पास फाइनेंस होगा तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस को अच्छे से या कांसेप्ट को अच्छे से लेकर जा सकते हो आगे, ये भी ज़रूरी चीज़ है। कैपिटल अच्छे से इन्वेस्टमेंट करी जाए अच्छे से। सप्लायर, अगर आपके पास स्पेशली सप्लायर्स अच्छे हैं, अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, तो उससे क्या होगा? जब आप एंटरप्रेन्योरशिप का कांसेप्ट लेकर आओगे, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सप्लायर बहुत अच्छे हैं, वो डायरेक्टली डील कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। तो अगर मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे 10 बंदे बाहर भी हैं, तो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस अच्छा क्रिएट हो जाएगा। तो फैक्टर ये भी होना चाहिए कि आपके सप्लायर्स कितने हैं, असेस करना आप कितने सप्लायर से डील कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप सप्लायर से डील कर रहे हो तो कस्टमर से भी डीलिंग आपकी अच्छी होगी, तभी आपका एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा जो है वो होगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आपके हक में है, मतलब आप कोशिश करो कि आप एंटरप्रेन्योरशिप का जो बिज़नेस है या जो कंसेप्ट है, अगर आप अपने बिज़नेस वेंचर में लेकर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ डील होना चाहिए। क्योंकि जितनी पॉलिसीज़ होंगी उतना ईडीपी प्रोग्राम्स की ओर आप ध्यान दे पाओगे और उतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके आप इस अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर पाओगे। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये तो कहीं पे भी आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा वर्ड, वो भी अगर अवेलेबल होंगे, तभी आप अपने जो मतलब स्पीकर्स होंगे, अगर आपके पास क्लासरूम्स अच्छे होंगे, तभी आप प्रोग्राम और ट्रेनिंग सेंटर्स कर पाओगे, तभी आप इस चीज़ को बढ़ावा दे पाओगे, राइट? ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेबर स्किल्स वगैरह। सोसाइटी के लिए अगर आप बात करोगे तो ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ये चार्ट पढ़ लेना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं सोसाइटी फैक्टर्स, जैसे कि इनोवेशन, पार्टनरशिप्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट, स्केल क्या है बिजनेस का, फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी, मैट्रिसेस, सपोर्ट सिस्टम, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से डील कर सकते हो। मैंने कोई इतना डिफिकल्ट चार्ट नहीं रखा बुक के अंदर या नोट्स के अंदर, आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अब इनको पढ़ के ना एक क्वेश्चन का आंसर है आगे, वो दे देना मुझे। वो क्या है? सोशल कॉन्शियसनेस। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को लेकर आते हो तो आपके लिए कौन सी चीज़ को सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि आप सोसाइटी के लिए कितना मतलब सोशल कॉन्शियस हैं, मतलब कितना आप उनकी ओर ध्यान रख रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा
एम्प्लॉयज़ से कितनी एक्सपेक्टेशंस ले रहे हो आप, ये भी ज़रूरी है। मतलब आपकी एम्प्लॉयज़ से कौन-कौन सी मतलब जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, उतने मोटिवेशंस आपको मिलेंगे और उतने मोटिवेशंस अगर आपको मिलेंगे, आप एंटरप्रेन्योर की स्किल्स को उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जितने चैलेंजेस इंक्रीज़ करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट्स और ज़्यादा होंगे एंटरप्रेन्योरशिप कांसेप्ट में। सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हो ग्रुप लेवल एक्टिविटीज़ की, रिस्क टेकिंग की, ये क्या है पॉइंट्स? अगर आप देखो, क्या है? अगर आप रिस्क को टेक कर रहे हो, ठीक है? रिस्क को क्या कर रहे हो? टेक कर रहे हो, मतलब आप लेना चाहते हो, तो वो भी एक फैक्टर है, होना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखो, साइकोलॉजिकल मतलब अपने बेसिस पे जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हमें, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आइए ज़रा एक बात नोट करिए क्या? क्या सर? मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर बेस्ट क्वालिटीज़ के बेस करते हैं, तो मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्वालिटीज़ ऑफ द एंटरप्रेन्योर भी तो इसमें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? आंसर हो गया। बस यही तो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है? चलिए, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, चलिए। मेरे ख़्याल से ये टॉपिक को मैं अगर ज़्यादा नहीं भी डिटेल में जाऊँगा ना, तो भी आज की जो वुमेन है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। मतलब बहुत से पर्सन्स जो हैं इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ईज़िली कंसेप्ट है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वुमेन्स को इंक्रीज़ किया जाता है, मतलब वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, इनिशिएट दिया जाता है उनको, और बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है योगदान दिया जाता है कि आप आइए और बिज़नेस को चलाइए। मतलब उन ऐसे तरीके जो अपनाना वो क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले चीज़ें क्वेश्चन आता है, ध्यान किस चीज़ों का रखना पड़ता है? तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको, एक मोटिवेशनल और एक फैसिलिटेटिंग। मोटिवेशनल फैक्टर मतलब किन चीज़ों के लिए वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज़ कर रही हैं? नंबर 1, उनकी अपनी ज़रूरतों के लिए, इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए। मतलब उनके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हाई अचीवमेंट, मतलब उनकी इच्छा होती है कि हाई अचीवमेंट मतलब डिज़ायर, डिज़ायर क्या होती है? इच्छा, कि मेरी हाई अचीवमेंट तक जाने की इच्छा है, इसलिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट इंक्रीज़ किया गया, राइट? इंडिपेंडेंट, वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी हमने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का केस लेकर आए हो। कौन सा और फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट की इंकरेजमेंट, गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये कंसेप्ट को बढ़ाएं और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कंट्री के लिए बेनिफिशियल भी होने वाला है, ठीक है? एजुकेटेड, एजुकेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर भी इसमें रोल देता है। जितनी जो वुमेन है या जितनी गर्ल्स आज क्या होने वाली हैं, लिटरेट होने वाली हैं, यानी एजुकेटेड होने वाली हैं, उतना ही आने वाले टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। मॉडल रोल, गवर्नमेंट तो कह ही रही है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मॉडल रोल। गर्ल चाहती हैं या वुमेन्स चाहती हैं आज के टाइम में अपने आप को एक मॉडल रोल देना, तो ऑब्वियसली ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है। और फैमिली ऑक्यूपेशन या फिर इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे, ये सिंपली आप समझ सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डीलिंग आ रही है, वो आती है, 1 मिनट, अगर आप इसमें डील करना चाहते हो तो वो क्या है? अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ले जाऊँ, हाँ जी, प्रॉब्लम्स की, ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, बहुत बार ये ज़्यादातर ना आता है कि स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि कौन कौन से फियर्स सताते हैं, या फिर आप कह सकते हो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो भाई पहले नंबर पे है फाइनेंशियल, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट हम सॉरी वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट हम ले आए, राइट? तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ये डीलिंग हो रही है, यानी चैलेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि हम आप क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास इतना फंड नहीं हो पाता, या फिर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है फाइनेंशियली कि हम क्या कर पाएँ, इस जो कंसेप्ट को है वो आगे बढ़ा पाएँ और वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज़ कर पाएँ। उसके बाद हमारे कॉम्पिटिशन्स को इतना हाई कर दिया गया है कि वुमेन को ये प्रॉब्लम सताती है कि हमारे साथ वाले बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है, रेस रेस लगी हुई है कि हमारे आगे कितने लोग हैं, हमारे साथ में कितने लोग हैं। तो उनके लिए ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है कि टाइम टू टाइम क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, ताकि ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये बहुत अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके से डील किया जाए, ठीक है? उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, हमारी ये भी प्रॉब्लम रही है कि हमने देखा है कि बहुत सारी
ऐसी स्टेट्स अभी भी हैं जिसमें हम जल्दी मैरिज के बेसिस के ऊपर कह लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स या सिटीज़ हमें नज़र आएँगी जहाँ पे अभी भी वुमेन को नियरली 60% जो है वो इलिटरेट नज़र आएँगी आपको। मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ अभी भी हैं, तो जिसमें अगर ऐसे एरियाज़ आते हैं तो हमारी कंट्री में ही हैं वो चीज़ें, तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम उन्हीं वजह से भी आ रही है, ठीक है? उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फैमिली और बिजनेस में मैनेजिंग करना। लेकिन आज की फैसिलिटी अच्छी हो ज़रूर चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी फिर भी यही रही है कि मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली होती हैं जिनमें वुमेन्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। अब बात आती है कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री आजकल बनी हुई है हर ओर। मतलब कंसेप्ट बढ़ तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी यही है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे काम हैं जिसमें हम कहते हैं कि शायद ये काम मेल ही कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिवली। नो मैटर, हाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या ये सच में हो सकता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम ये टैग लगा देते हैं कि ये प्रॉब्लम बन गई है हमारी, कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री भी एक इशू है जो वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है प्रॉब्लम। उसके बाद हम मानते हैं कि शायद वुमेन में जो रिस्क बियरिंग फैसिलिटी एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, जिस वजह से शायद वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हम ज़्यादा। उसमें प्रॉब्लम है, उसमें चैलेंज है ये वाला, कि उसमें क्या है, जो पावर है उसमें जो रिस्क की एबिलिटी है वो कम है। तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद सपोर्ट नेटवर्क नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा इशू है। सपोर्ट नेटवर्क, वुमेन्स को बहुत जगह पे सपोर्ट नहीं मिलता, उनको कह दिया जाता है कि जल्दी से मैरिज कर देते हैं, ये वो चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके लिए कि वो कैसे काम करें, क्योंकि उनके लिए नेटवर्क ही सपोर्ट वाला नहीं रहा, तो वो काम भी कैसे करेंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये डीलिंग करना कि वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, ये ज़रूरी होता है। लेकिन सपोर्ट नेटवर्क हमें ना मिलने की वजह से ये हमारा चैलेंज और प्रॉब्लम बन गई है, इस चीज़ को देखना। उसके बाद कई बार हम मानते हैं कि फेलियर की प्रॉब्लम सब में है, लेकिन वुमेन में जो फेलियर्स की डर है, मतलब फेलियर का जो डर है वो ज़्यादा बैठा होता है। तो इसीलिए उनको ये होता है कि हम अगर रह गए तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले फ्यूचर करियर में कोई हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, या कोई प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम इसी वजह से भी वुमेन को आगे बढ़ने के लिए रोक देते हैं, कि कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई तो उनके लिए आगे फ्यूचर को और आगे, मतलब फ्यूचर में जो एक्सेप्टेंस है वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए भी हम ये डरते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, कि हमें डर रहता है। अब देखो क्वेश्चन ये आ गया कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन कैसे होगा भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने ये क्वेश्चन को पहले ही आंसर में बता दिया आपको, कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके। तो जैसे कि अगर मैं यही प्रॉब्लम्स की ओर चला जाऊं, क्या करोगे, फेलियर, इसको कम कर दो, इस डर को कम कर दो। क्या हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट कम हो जाए, मतलब वुमेन्स को और ज़्यादा उत्साहित करिए कि डरिए मत, उनको प्रोग्राम्स में लेकर जाइए, उनको डीलिंग करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रॉब्लम हट जाएगी। सपोर्ट नेटवर्क जो कम है उसे ज़्यादा दीजिए, गवर्नमेंट को कहिए और ज़्यादा सपोर्ट बढ़ाइए, पेरेंट्स को समझाइए, पेरेंट्स के रिगार्डिंग उनको डीलिंग करवाइए कि हाँ जी ये हो सकता है, ये मतलब हर एक एरिया से उन्हें सपोर्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो मिल रहा है आज के टाइम में। उसके बाद उनकी रिस्कबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, ताकि उनकी रिस्कबिलिटी को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद मेल डोमिनेट, आप क्यों नहीं कहते फीमेल डोमिनेट हो गया? यानी ऑब्वियसली इस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज करिए, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशंस निकल आएँगे। फैमिली और बिज़नेस में ऐसा टाइम मैनेजमेंट दे दीजिए कि फैमिली के लिए मेरा इतना टाइम है, बिज़नेस के लिए मेरा इतना टाइम है। ऑब्वियसली अगर मेल कर सकता है तो फीमेल क्यों नहीं कर सकती? तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन निकल आएगी। ठीक है? सॉल्यूशन और क्या निकल सकता है, एजुकेशन को जितना बढ़ा दोगे उतना बढ़िया। फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ आजकल खुल रही हैं, तो उसमें जितना हो सकता है वुमेन्स को लेकर जाइए, उतना आप अपने आप को शिक्षित बनाइए, ऑब्वियसली आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसमें अपना बैलेंस बनाए रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, फाइनेंशियली स्टेबल करिए, गवर्नमेंट को करिए, जितने प्रोग्राम्स होते हैं उतने करिए, और उतनी फाइनेंस, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या भी करा है ये देखो। टू कॉम्बैट द सेम वुमेन शुड टेक, वुमेन को क्या करना चाहिए, कुछ स्कीम्स खोलनी चाहिए, कुछ फंडेड स्कीम्स, जिससे इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्लियर? 39 मिनट्स की वीडियो हुई है, बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, तो इसलिए मैं अभी आपको ब्रेक देना चाहता हूँ। तो ब्रेक के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एक पार्ट 1 के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है?
तो पार्ट 1 में अभी आपके थ्योरीज़ का कांसेप्ट नहीं हुआ, आई नो वेरी वेल, उसको हम करेंगे लेकिन अभी नहीं। आपने भी ऐसे ही करना है, थ्योरीज़ करनी है तो कर लीजिए, मेरी ओर से अब नहीं है, अभी मैंने नहीं करवाना। तो ये कांसेप्ट में आपको पार्ट 1 में जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने कवर कराई हैं। होपफुली आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके पार्ट 2 भी उतनी देर तक आ जाएगा। जल्दी से कर लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करिएगा, मिलता है अभी जल्दी ही। आई होप आपको ये पार्ट 1 तो समझ आ गया होगा और ये 2 क्वेश्चन और 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन इनमें से निकल रहे होंगे, वो हो गए होंगे। बाकी आपको पार्ट 2 की वीडियो भी इसमें जल्दी मिल जाएगी, ये बुक आप देख सकते हो। आगे पार्ट 2 भी रेडी है, बस मैं आपको जल्दी से इसका भी दूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में बाँट दी जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मेन चीज़ दिखा देता हूँ जाने से पहले। ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, ठीक है? इसके अलावा जो मेन चीज़ मैंने दिखानी थी, ये देख सकते हो आप, इसमें पेपर्स हैं जो आपके लिए बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगले वीडियो में आपको मैं साथ में इससे डीलिंग करवाऊँगा, कैसे करने हैं और क्या चीज़ें हैं। और ये लास्ट ईयर कुछ पेपर्स के सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए, जो क्वेश्चंस आपको मिलने में थोड़ी भी डिफ़िकल्टी आ रही है, जैसे कि रीसेंट ट्रेंड, फीमेल लीडर्स कौन-कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों।